ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भारतीय खोज जो कक्षा 8 के लिए है और आज हमारा अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमने जब हमारा लेसन शुरू हुआ था तभी लेखक द्वारा हमें बताया गया था कि लेखक है वो अतीत के बारे में लिखना चाहते हैं, इसलिए अतीत की बार बार वो तलाश कर रहे हैं, खोजें कर रहे हैं। सो सेकेंड चैप्टर हमने तलाश पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता कैसी व्यवस्था थी, क्या इसके अंदर अलग अलग किससे मिलती जुलती थी, खुदाई के अंदर क्या क्या अवशेष मिले हैं, वो सारा घटनाक्रम आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एक सिंधु घाटी सभ्यता में पहला ही आता है आपके एक हड़प्पाई मुहर। तो इसके अंदर देखो किस प्रकार की मुहरें मिली है जिसमें हमें ज्ञात होता है कि वहाँ किस प्रकार की सभ्यता संस्कृति थी। तो भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलती है। इसके अवशेष सिंधु के मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं उनका वर्णन बताया गया है। इन खुदाई में प्राचीन इतिहास की समझ क्रांति ला दी। इन खुदाई से हमें जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी उसके बारे में जानकारी मिली है और इतिहास में एक प्रकार की क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे के काफी दूर है, दोनों समान स्थान उस पर खंडरों की खोज मात्र एक सहयोग की है, इस बात से संदेह नहीं है। जो यहाँ खुदाई वगैरह की गई है जहाँ जहाँ हमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये अपने स्थानों से एक दूसरे से काफी दूर है, लेकिन खुदाई दोनों के साथ ही हो पाई है। कहते हैं कि एक सहयोग की बात है। ये पता नहीं था कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता मिलेगी या यहाँ मोहनजोदड़ो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था, ये सहयोग की बात है। इन दोनों बीच में ऐसे भी बहुत है और से नगर और अवशेष दबे पड़े मिले हैं। जो इनके नगर व्यवस्था कैसी थी हमें खुदाई के कारण अवशेषों में हमें और भी मिले भी हैं और काफी दबे भी पड़े हैं जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली भी संभव है। और ये कहते हैं कि नगर वगैरह हो सकता है किसी प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा और इसकी जो सभ्यता है या इसका फैलाव है वो काफी दूर दूर तक होने की संभावना है। भविष्य में भी सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया और महत्वपूर्ण नई खोज की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगह पर ही मिले जिसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब में अम्बाला जिले के ये विश्वास किया जाता है कि ये सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी। मतलब से खुदाई से हमें पता चला है कि इसका विस्तार कितना लंबा था, इसलिए ये केवल सिंधु घाटी सभ्यता भरी नहीं उससे बहुत ही अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उनका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अत्यंत विकसित सभ्यता थी। खुदाई में जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनको देखकर हमें पता चलता है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी वह काफी विकसित सभ्यता थी और इस स्थिति तक पहुंचने उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। मतलब ये सभ्य होने में तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। मतलब धर्म के नाम पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर इस पर हावी होते नहीं थे। ये स्पष्ट है कि यह सभ्यता भारत के बाद में सांस्कृतिक युगों की अग्रपूर्ति रही होगी। मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है खुदाई के अवशेषों को देखकर कि इस प्रकार की इसमें धर्मनिरपेक्षता होगी या बाकी सभ्यताओं में सबसे अग्रणी रूप में देखे जाए तो हम ये सभ्यता हो सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में संबंध स्थापित किए हैं और व्यापार किया हुआ दृष्टि से सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। और ऐसा नागर सभ्यता है जिसमें व्यापारी धर्म धनाढ़ था और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण, सड़कों पर दुकानों कतार लगी और दुकानें संभवतः छोटी थी। मतलब जो व्यवस्था खुदाई में मिले उसे हमें पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता के जो व्यापारी वर्ग था वो काफी धनवान था और उनकी जो दुकानें वगैरह देखी गई तो सड़क पर कतारबद्ध बनी हुई थी लेकिन काफी छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच ऐसे के परिवर्तन हुए हैं लेकिन भीतर ही भीतर निरंतर की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने इस बीते हुए युग से जोड़ती है। तो कहते हैं कि ये सभ्यता वर्तमान में हम इनको जोड़कर देखें तो
इसके अंदर काफी ऐसे संख्या या निरंतरता बनी रहती है, जिसके कारण ये 6-7 हजार वर्ष पुरानी होने के बाद भी हमारी आधुनिक जो सभ्यता है उसमें कुछ जुड़ाव देखने को मिलता है। अतः संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई है देखकर आश्चर्य होता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा, रहन सहन, लोग प्रचलित रीति रिवाजें, दस्तकारी, यहाँ तक कि पोशाक के फैशन की याद दिला देती है। मतलब उनके खुदाई के अंदर कुछ ऐसे हमें देखने को या दिलचस्प बातें मिली है जिसमें जो पश्चिम सभ्यता है उसको देखने को मिलता है। यहाँ जैसे मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानघर खुदाई के रूप में मिला है, तो कहते हैं कि संभवतः संगत रहा होगा या संयुक्त परिवार में एक साथ यहाँ आयोजन कार्य होते रहते थे। ये बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी इस भोर बेला से ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयान रूप में दिखाई पड़ती है। जीवन के तौर तरीके से एक परिचित नहीं है, उसने कला और जीवन की सुख सुविधा में उल्लेखनीय तकनीक प्रगति पाली है। ये और इनके चिन्ह वगैरह देखे हैं, नालियां बनी हुई है, ये सारी व्यवस्था इस सभ्यता में देखने को मिलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक सभ्य व्यवस्था थी। अगला आता है आपका टॉपिक इसी के अंदर आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग कौन है, कहाँ से आए, इसका हमें अभी तक पता नहीं चला है। संभावना भी है इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति और जड़ और शाखाओं की दक्षिण भारत में भी मिल सकती है। कुछ विद्वानों के लोगों को दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। जैसे ये आर्य बताइए, पता नहीं कहाँ से आए, कौन सी सभ्यता से संबंध रखते हैं, लेकिन एक बात देखे जाए तो हमें पता चलती है कि द्रविड़ जाति के हो सकते हैं या संभावना है इसकी। आगे देखें तो संस्कृत के बीच में अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए तो ये घटना मोहनजोदड़ो के समय में कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के निवास की मान सकते हैं। तो ये आर्य के बारे में बताया है कि संभावना कई प्रकार की जताई जा रही है, जैसे द्रविड़ जाति के बारे में हो सकते हैं, या दूसरी संभावना ये भी देखी गई है कि हो सकता है ये भारत के निवासी वो मतलब भारतीय हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इसका अंत एक साथ किसी ऐसी दुर्घटना में हो गया होगा जिसका कोई व्याख्या नहीं मिलती है। मतलब अचानक ये लुप्त हो गई, इसका कारण ऐसा बताया गया है। हो सकता है ऐसी संभावना जताई जा रही है अचानक कोई ऐसा भूकंप वगैरह या प्राकृतिक आपदा आ गई होगी जिसके कारण इस सभ्यता का नष्ट हो गया होगा। इसलिए इसके बारे में अंतिम समय के बारे में कुछ अंकित या कुछ दर्शाया हुआ नहीं है। किंतु सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगर और गांवों को बहा कर ले जाती है। ये संभावना है कि मौसम के परिवर्तन धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गए। और मोहनजोदड़ो खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तरह तेज जमती गई और शहर के जमीन से ऊंची उठती गई। मतलब ये जो सभ्यता खुदाई में हमें मिली है, इसके कारण इसकी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ के लिए, सिंधु नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ आ गई हो तो बाढ़ में गांव के गांव भी बह जाते हैं, तो इसके कारण ऐसा हो सकता है। और बाढ़ का पड़ते वहां पर जमती गई होगी और ये स्थिति बनकर सामने उभरी है। नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिल के जान पड़ते हैं। यहाँ जो खुदाई की गई उसे अवशेषों में ऐसा प्रतीक हो रहा है कि 2 या 3 मंजिल के मकान बने होंगे। तो कहते हैं कि बार बार बाढ़ होने आने के कारण या बाढ़ से ग्रसित होने के कारण ऐसी उन्होंने सुविधा अपनाई होगी। ऊपर का जो स्थान था वहां पर घर बनाए या घर को काफी ऊंचाई पर या 2-3 मंजिल बनकर रखे होंगे। और वे इस बात का सबूत है कि ऊंचे से उठने का समय से उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई है। हम जानते हैं कि सिंधु सुबह पुराने समय में एक समय उपजाऊ था और मध्य युग के बाद ज्यादातर रेगिस्तान हो गया है। पहले इसकी हम वाक्य देखें तो ये काफी उपजाऊ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पर्दे पर इसकी बदलती गई और एक रेगिस्तान के रूप में ये बन गया। ये मुमकिन है कि मौसम परिवर्तनों के इलाके में निवासियों उसके रहन सहन पद्धति को प्रभावित हो सकता है, लेकिन मौसम के परिवर्तन का प्रभाव दूर दूर तक फैला। इस नगर सभ्यता का अपेक्षाकृत छोटे हिस्से से पड़ा होगा। हमारे यहाँ पास में इस बात पर विश्वास करने के कारण है कि सभ्यता गंगा घाटी तक या समुद्र से दूर तक फैली थी। जो खुदाई में हमें अवशेष मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि ये काफी दूर तक फैली थी और संभावना जताई जा रही है कि सभ्यता मतलब गंगा नदी के घाटी के आसपास तक या उससे भी दूर फैली हुई थी। इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है, पर बालू जिसमें हम कुछ प्राचीन शहरों के छाकर उसे ढक दिया था उन्हें से हम सुरक्षित रखें, जबकि दूसरे शहर प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते गए।
और समय के साथ खंड खंडित हो गए। जो हमें अवशेष मिले हैं इस सभ्यता के, इस को मान तक हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये परत पर जमती गई और आज खुदाई में रूप में हम उनके अवशेष प्राप्त करके हमें उनके बारे में कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद होना या हुआ होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही। इतना बड़ा समय का अंतर न हो और पश्चिम दिशा के भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही होगी। भारत में जज्बे होते हैं जो उनके सबसे पहला बड़ा और सांस्कृतिक संबंध में मेलजोल बाहर से आने वाले आर्य उन दड़वी जातियों के लिए बीच में हुआ होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि उसी संभव मेलजोल से भारतीय जनजातियां और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ होगा। मतलब ऐसी संभावना जताई जा रही है आर्य और द्रविड़ जातियों की जो विकसितपन है या कैसे विकसित हुई उसकी जानकारी देते हैं। आगे हम इसी में टॉपिक देखें तो प्राचीन अभिलेख, धर्मग्रंथ और पुराण जो इस सभ्यता के खुदाई में हमें मिले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसे अभिलेख मिले, कौन कौन से धर्मग्रंथ मिले, क्या क्या पुराण। तो सिंधु घाटी सभ्यता खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग का काल निर्माण के बारे में बहुत मतभेद रहा। यूरोपीय विद्वान परे उनका बहुत समय बाद में मानते और भारतीय विद्वान पहले। मतलब ये कहते हैं कि जो हम सबसे पुरानी इतिहास में वेद को ही माना गया है। तो वैदिक काल के निर्माण के बारे में काफी मतभेद बताए गए हैं। यूरोपीय विद्वान कहते हैं कि इसका समय बहुत ही बाद में हमें देखने को मिलता है, लेकिन भारतीय इसको पहले बताते हैं। मतलब इसका काफी एक ही मत नहीं है, विभिन्न है। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं और मोहनजोदड़ो खुदाई के बाद उन्हें आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथ और पुराण साबित करने की प्रवृत्ति में बढ़े हुए हैं। जो अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद की रचनाएं आज से ईसा पूर्व से लगभग 1500 वर्ष पहले की मानी गई है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद में हमारे धर्म ग्रंथ ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि ये प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ सकती है। वस्तु ये हमारे पास मनुष्य दिमाग की प्राचीन उपलब्ध है या रचना है जिसमें मैक्स मुलर ने क्या कहा है, आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द होगा। भारत की समर्थ भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने आप में इसी कुल के विचार को लेकर आए थे जिसमें ईरान में अवस्था की रचना की और भारत की धरती पर उन्हें इन्हीं विचारों का पल्लव किया और वेदों और अवस्था की भाषा में अद्भुत साध्य कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवस्था के विकट हैं। तो ये इसके बारे में है। अब वेद के बारे में हम जानकारी लें, वेद क्या थे या किस प्रकार बनवे, तो उसका हम देखते हैं। तो वेदों के बारे में बहुत से हिंदू वेदों की प्रकाशित धर्मग्रंथ मानते हैं। जो वेद है उनको धर्मग्रंथ माना गया है। उनका असली महत्व इस बात को उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क कैसे अपने आप को व्यक्त किया होगा या मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत है, या वेद की उत्पत्ति विधि धातु से हुई जिनका अर्थ है जानना। ये वेद के बारे में बता रहे हैं कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। तो ऐसा माना जाता है कि वेद की उत्पत्ति विधि शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का सीधा सीधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। इसमें न मूर्ति पूजा न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों के जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया और वह जन्म मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है जिसमें हम मानव मन के सबसे अधिक आरंभिक उदाहरण से मिलते हैं। काव्य प्रभाव मिला है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। उसके अलावा हम मनुष्य के साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए थे। भारत में एक ऐसा तलाश आरंभ है जो इस बाद में कभी समाप्त नहीं हुई। ये ऋग्वेद जो पहला हमारा वेद है, 4 वेद बताए गए हैं ना, इसमें से पहला वेद ऋग्वेद है, पुराना भी है। उसकी बात बताई जा रही है कि हो सकता है ये मानव जाति की पहली पुस्तक रही होगी। उसके अंदर मनुष्य की क्या क्या बातें हैं, क्या क्या उनके कारनामे, साहसी वगैरह सबके उसमें वर्णित हमें मिलते हैं। और ये लगातार प्रारंभ से लेकर इसकी समाप्ति तक की खोजें चली आ रही है। सभ्यता ने उषा काल में प्रबल और शेष कल्पना संपन्न लोग जीवन के छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपने सहज आस्था के कारण प्रवृत्ति के प्रत्येक तत्व और शक्ति के देत्व का आरोप किया। इसे सबने साहस और आनंद का भाव देखने को मिलता है। बहुत से पश्चिमी उल्लेखों ने ख्याल तो बढ़ाया कि भारतीय लोग परलोक परायण
मैं समझता हूँ कि देश के निर्धन और अभागे लोग हद तक परलोक पे विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। इस बात से गुलाम देश के लागू होती है। ये जो परलोक की बात बताई गई, मतलब हम सभी मानते हैं या सभी ये जानते हैं कि देश मरने के बाद परलोक की ओर जाते हैं। वहाँ क्या घटनाक्रम होता है, कई बातों में से वेदों में वर्णित है, कहीं भी इनकी स्पष्टता के कारण बताया भी गया है। तो ये बात की गई है कि हम भारत में भी कई स्थानों पर इस तरह के विचार धर्म में दोष समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है। एक तो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जिंदगी को बचाकर निकाल लाती है। ये दो बारह बताई गई है कि हमें ये सोच सकते हैं कि एक तो हमें जीवन दे सकती है या हमारी समानता विकसित कर सकती है, दूसरा जिंदगी से बचाकर हमें अलग निकालना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर भी होता है, कभी दूसरी पर, परंतु निश्चित ये है कि वैदिक संस्कृति मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी और विश्व की निरर्थक करने वाली नहीं मानी जाती। जब भी भारत की सभ्यता के बाहर आई तब एक ऐसे दौर में जीवन और प्रवृत्ति लोगों में गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया, और ऐसे युगों में कला साहित्य, संगीत साहित्य और साथ ही गान नाचने की कला, चित्रकला, रंगमंच सबका विकास भी हुआ है। और आगे हम देखें इसी में तो इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि का इसका आधार पारलौकिक हो या विश्व की व्यर्थ मानता हो। ऐसी शीर्षक विधिपूर्ण जीवन की व्यक्तिगत इस रूपों में रचना कर सकती है। कोई संस्कृति बुनियादी तौर पर पारलौकिकवादी हजारों वर्ष बनी रह नहीं सकती। ये बातें आगे इसमें कुछ और भी पॉइंट दे रखे हैं जिसका वर्णन हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।